फर्स्ट एंड हेल्थ का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम बताते हैं एस्बेस्टॉस लुगड़ता किस रंग का बलगम निकलता है। तो इसमें निकलता है आपका सुनहला। निम्नलिखित में से कौन श्रवणता कान की हड्डी है। ये सभी होते निम्न में से कौन सी कान की हड्डी नहीं है। तो ये है स्टर्नम। स्टर्नम छाती की हड्डी है। मानव की पसलियों का ढांचा कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो 25 हड्डियों से मिलकर बना होता है। छाती की कौन सी हड्डी है जो चौड़े कतार की आकार की होती है। वो स्टर्नम होती है। असली पसलियाँ या सत पसलियाँ कितने जोड़े पाई जाती हैं। तो ये 7 जोड़े पाई जाती है। बनावटी पसलियाँ कितने जोड़े पाई जाती हैं, यानी झूठी पसलियाँ कितने जोड़े पाई जाती हैं। ये 5 जोड़े पाई जाती हैं। कान की छोटी हड्डियों को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसे कान की हड्डियाँ और श्रवण हड्डियों के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की रीढ़ की कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो ये 26 हड्डियों से मिलकर बनी। तो संचार प्रणाली का मुख्य निम्न में से कौन है। तो ये है आपके हृदय, क्योंकि हृदय ही तो ब्लड को भेजता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 60 से 100 बार धड़कता है। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है। मानव हृदय का मुख्य कार्य है पूरे शरीर को रक्त भेजना। वाह। हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो हृदय एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो सीधी सीधी बात 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में एक व्यक्ति में 17 साल के जीवन काल में कितनी बार धड़कता है। तो 17 साल के जीवन में वो पूरे जीवन का 2.5 अरब बार धड़क जाता है। मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है। तो फेफड़ों के बीच छाती गुहा के मध्य के ठीक बीच पाया जाता है। हृदय का निचला भाग विभाजित होता है। तो हृदय का निचला भाग विभाजित होता है बाएं और दाएं नले में। हृदय शरीर को रक्त पहुंचाता है। तो ये पहुंचाता शरीर की आवश्यकता अनुसार। हृदय की दीवार बनी होती है तो मोटी पेशी कोशिकाओं की, क्योंकि हृदय बहुत कार्य करते हैं इसलिए मोटा पेशी तो होगी। हृदय कार्य करता है तो ये बिना थके कार्य करता है। आजन्म बिना थके कार्य करता है, बिना रुके। हृदय को, ये दोनों होगा इसका। रुके, हृदय को रुकने का अर्थ है मनुष्य की मृत्यु। हृदय की संरचना होती है अनैच्छिक पेशियों से बनी होती है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं धड़का सकते। हृदय शरीर को कम रक्त पहुंचता है। तो हृदय शरीर को कम रक्त पहुंचता है, ये पहुंचता है आपको जब हम सो या आराम कर रहे होते हैं। शरीर को कब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये होती है इन सभी दशाओं। मानव रक्त संचार प्रणाली निर्मित होती है। तो ये होती है इन सभी को मिलाकर। हृदय किस धमनी के माध्यम से शरीर को रक्त पंप करता है। तो ये महाधमनी के माध्यम से पंप करता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण होता है ये हृदय से फेफड़ों तक, क्योंकि फुफ्फुस माने फेफड़े होते, तो फेफड़ों से हृदय तक तो रक्त जाएगा ही जाएगा। मानव शरीर में रक्त बहता है। तो रक्त बहता है विभिन्न धमनियों के माध्यम से, विभिन्न शिराओं के माध्यम से। विभिन्न धमनियों के माध्यम से रक्त ले जाया जाता है, मानव शरीर में ले जाया जाता है और शिराओं द्वारा शरीर से हृदय में लाया जाता है। मानव शरीर में अशुद्ध रक्त जिन नसों में बहता है उनको कहते हैं शिराएं कहते हैं। हमारा हृदय भी रक्त पोषित होता है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है। तो कोरोनरी धमनी क्रेनियम के फर्श का भाग कहलाता है। तो ये स्फेनॉइड रक्त पंप करने के लिए जब हृदय संकुचित होता है तो इसे कहा जाता है सिस्टोल। हृदय से कोरोनी तथा फैलने की क्रिया संचालित होती है चालन प्रणाली से। ऑक्सीजन रहित रक्त में ऑक्सीजन कहाँ मिलती है। तो ये फेफड़ों से मिलती है। रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव का अंग कौन है। तो ये रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला मानव का अंग होता है। तो रक्त को जो छानता है वो फेफड़े हैं। जो रक्त को शुद्ध करता है, जो हवा डालकर शुद्ध करता है वो फेफड़े हैं, और छानता है वो किडनी है। ये याद रखना है इस क्वेश्चन को। शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिलने से रोकने के लिए मानव में कितने वाल्व होते हैं। तो ये होते हैं 4 वाल्व। शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकने के लिए मानव शरीर में कितने वाल्व होते हैं। 4। मानव हृदय किस आकार का होता है। तो ये हाथ होता है मुट्ठी के आकार का। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाने से पहले किस आलंद में भरता है। तो ये सीधी सीधी बात दाएं आलंद में भरता है। ऑक्सीजन रहित रक्त मतलब कि अशुद्ध रक्त दाएं आलंद में भरता है। मानव हृदय औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कता है 72 बार। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार रक्त पंप करता है। तो ये करता है 70 ml 1 बार में। मानव हृदय एक दिन में कितने लीटर पंप करता है। तो 7600 लीटर पंप करता है, क्योंकि वो उसी रक्त को बार बार
बार बार पंप करता रहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्रित होता है तो ये बाएं तरफ होता है एकत्रित, क्योंकि हृदय में जो बाएं तरफ होता है शुद्ध रक्त होता है और हृदय में दाएं तरफ होता है वह शुद्ध रक्त होता है। और जो आलिंद होता है वो रक्त को ग्रहण करता है, और जो निलय होता है वो रक्त को शरीर में भेजता है। तो निलय का काम है रक्त भेजना और आलिंद का काम है रक्त को ग्रहण करना। बस इतना याद रखना है कि बाएं तरफ शुद्ध रक्त रहता है, दाएं तरफ अशुद्ध रक्त रहता है। हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं, ये सभी बढ़ाते हैं। वर्तमान में हृदयघात के आधे मामले उन लोगों में होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सामान्य होता है। वर्तमान में हृदयघात के आधे मामले उन लोगों में होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल के स्तर, वर्तमान में हृदयघात सीधी सीधी बात बढ़ा होता है, ये उत्तर आय इसका सामान होता ही गलत है। दुनिया में होने वाली आकस्मिक मौतों में से आधे से अधिक मौतों का कारण क्या है, तो यह है हृदय रोग। पूरे शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करते हैं। हृदय की धड़कन का रुकना कहलाता है कार्डियो अरेस्ट। शरीर के किस भाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाने के बाद कुछ मिनटों में मृत्यु हो जाती है, तो ये होता है मस्तिष्क। यदि किसी व्यक्ति को कार्डियो अरेस्ट हो गया है तो तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए फुफ्फुस पुनर्जीवन क्रिया और डेफिब्रिलेटर आवा दोनों। कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन ये सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो सीपीआर नाम से जाना जाता है। भूकंप रोकने वाले उपकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो डिफिब्रिलेटर। बाईपास सर्जरी की जाती है, तो बाईपास सर्जरी की जाती है धमनियों के ब्लॉकेज में, जब विकल्प के रूप में की जाती है। धमनियों में अवरोध वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है गोक्षण अर्क। हृदय रोगियों को खाने की सलाह दी जाती है, तो ये सभी हृदय रोगियों को नहीं लेना चाहिए, तो ये सभी नहीं लेना चाहिए। रोधगलक एएमआई तथा तीव्र रोगगलक एएमआई के समान किस नाम से जाना जाता है, तो हृदयघात, हार्ट अटैक, दिल का दौरा सभी नाम से जाना जाता है। हृदयघात का परिणाम होता है हृदय के कुछ भागों में रक्त संचार का व्यवधान होने का। तीव्र रोधगलन का मुख्य लक्षण होता है ये सभी सांस में तकलीफ क्योंकि अवरोध पैदा हो जाता है। दिल की पेशी की क्षति का पता लगाने के लिए मुख्य परीक्षण हैं ये सभी ईसीजी और कार्डियोग्राफी और एमबी। हृदयघात की तत्कालीन इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं, तो एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन दोनों हैं। सांस की तकलीफ को कहा जाता है डिस्पेनिया। जब हृदय गति बाएं वेंट्रिकल की उत्पाद को सीमित कर देता है तो किसके कारण फेफड़ों को शोफ हो जाता है, ये तकलीफ होती है सांस लेने में। हृदय में होने वाले मुख्यतः रोग होते हैं हृदयघात, रोमैटिक हृदय रोग, जन्मजात खराबियाँ, हार्ट फेल होना, पेरिकार्डियल भाव, ये सभी होती हैं। रक्त के मुख्य घटक क्या हैं, तो रक्त के मुख्य घटक प्लाज्मा तथा लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट, ये सभी होती हैं। रक्त का तरल घटक कहलाता है, तो प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं ये सभी। लाल रक्त, श्वेत कणिका, ये सभी रहती हैं। मानव शरीर की बीमारियों को रक्षा करने वाले एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा। मानव शरीर का चौकीदार कहा जाता है प्लेटलेट। प्लाज्मा का मुख्य कार्य है ये सभी। लाल रक्त कणिका जिन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, 40%। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया। एनीमिया का मुख्य लक्षण है ये सभी हो जाती है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक हो जाने पर खतरा बढ़ जाता है, तो ये दिल के दौरे का, स्ट्रोक का। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या के अनुपात क्या है, 6.1। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी बल्ले के आकार की होती है, तो इथेमॉइड, फ्रंटल और स्फिनोइड। बल्ले के आकार की हड्डी बल्ले के आकार की होती है, ये होती है। चौथा उत्तर दिख नहीं रहा है तो इसका आंसर बाद में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि नाम के छत बनाने की सहायता करती है, ये होती है इथेमोइड। इथेमोइड ही बल्ले के आकार की होती है। क्रेनियम के फर्श का भाग बनाती है, तो ये बनाती है स्फिनोइड। खोपड़ी के पिछले हिस्से और दीवार का निर्माण करता है ऑक्सीपिटल। मानव का चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 14 फुट चेहरा। नाक के पुल के ऊपर भाग के निर्माण करने वाली अस्थि कहलाती है, तो नेजल चेहरे की सबसे बड़ी तथा मजबूत हड्डी कहलाती है। मैंडिबल चेहरे की हड्डियां हैं। चेहरे की हड्डियां नेजल, मैक्सिलरी, जाइगोमैटिक, मैंडिबल, लैक्रिमल, ये सभी हड्डियां होती हैं। चोट एक सामान्य शब्द को जो इंगित करता है,
ये सभी को करता है। घाव किस प्रकार की चोटें हैं, तो ये त्वचा को तोड़ देती हैं, अन्य अन्य ऊतकों भी तोड़ देती है। ये दोनों होती हैं। खोपड़ी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो क्रेनियम, चेहरा, कान सभी में क्रेनियम की संरचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, तो ये 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। कौन सी अस्थि फर्श तथा हेमलेट की तरह ऊपर ढकने के ढांचे से बना होता है, तो ये क्रेनियम का मुख्य कार्य क्या है, तो ये सभी दिमाग को आराम देना, मस्तिष्क का तो खोपड़े का कार्य है। पूछ रहे हैं तो मस्तिष्क को आधारित मस्तिष्क को ढकना, ये सभी है। माथे की पहली हड्डी कौन सी होती है, तो ये सामने वाली फ्रंटल होती है और लास्ट वाली ऑक्सीपिटल होती है। आँखों के साकेत तथा क्रेनियल फर्श का अगला भाग कहलाता है, तो फ्रंटल। कौन सी अस्थि क्रेनियल फर्श का निर्माण करती है, तो ऑक्सीपिटल होती है पिछले, जहाँ से रीढ़ की हड्डी जुड़ती है। मानव शरीर में किस संख्या छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपके कलाई तथा एड़ियों में। स्तंभी अस्थि पिंजर के तहत अध्ययन किया जाता है, तो ये इन सभी में इधर खोपड़ी, रीढ़ की हड्डियां, पसलियों में, ये सब अस्थि पंजर के अंतर्गत आता है। ये घाव के उदाहरण हैं, ये सभी हैं। घाव का कारण बन सकते हैं, तो ये सभी बन सकते हैं। गंभीर की संक्रमित चोटों के लिए आवश्यकता होती है, ये सभी की आवश्यकता होती है। सीधे प्रहार से लगी चोट की मात्रा निर्भर करती है, तो ये करती है प्रहार के बल पर उसकी, क्योंकि चोट जितना भी दम लगा के मारा जाएगा उतनी तो गहरी चोट लगेगी। खुले घाव वे होते हैं जिनमें शरीर की सुरक्षा तथा सतह के टूटने से बने घाव में तत्व, धूल, मिट्टी, जीवाणु आदि पहुंच जाते हैं। बंद तथा खुले घाव के बीच महत्वपूर्ण अंतर होता है, उपरोक्त सभी का होता है। किस घाव में संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है, तो ये रहती है खुले घाव में संक्रमण। बंद घाव में तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं। उपचार में लगने वाले समय के आधार पर घाव को वर्गीकृत किया जाता है। तीव्र एवं जीर्ण घाव में ऐसे घाव जो अनुमानित समय के बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं कहलाते हैं तीव्र घाव। पुराने घाव के कुछ जटिलताओं के साथ ठीक होने में अपेक्षा लंबा समय ले लेते हैं, ऐसे घाव कहते हैं जीर्ण घाव। जीर्ण माने पुराने घाव। घावों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो उपचार के समय घाव की गंभीरता विशेष परामर्श करने की आवश्यकता के आधार पर, सभी के आधार पर। कारण, स्थान तथा गहराई के आधार पर घाव कितने प्रकार के होते हैं, सरल एवं गंभीर घाव। खुले घाव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 5 प्रकार के। किसी गंभीर चोट के अनियंत्रित रक्तस्राव में जानलेवा हो सकता है। अवलेशन शरीर में लोकेशन चोट के उदाहरण हो सकते हैं। त्वचा में कट तथा स्लाइस दोनों लोग। लैक्रेशन चोट पर यहाँ लगती है, तो ये चाकू और टूटे हुए कांच से लगती है, क्योंकि ये जब किसी नुकीली प्रकार की वस्तु त्वचा में घुस जाती है तो इस चोट को क्या कहते हैं, तो पंचर कहते हैं, क्योंकि नुकीली चीज घुस जाती है। कौन सी चोट पर गंभीर आघात का परिणाम होती है, ये पंचर होता है। मोटर कार और मोटरसाइकिल से होने वाली दुर्घटनाएं किस प्रकार की चोट का उदाहरण हैं, ये हैं अवल्सन। जब त्वचा एवं शरीर का कोई हिस्सा चोट के परिणाम फट जाता है तो इस चोट को कहा जाता है लेक्रेशन। बंदूक से लगी गोली किस प्रकार की चोट का उदाहरण है, ये है लेक्रेशन। किस चोट में घाव ढककर और दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकना महत्वपूर्ण होता है, यह लेक्रेशन। किस प्रकार की कील का शरीर में घुस जाना उदाहरण है, इसी प्रकार का कील, तो यह पंचर का। यदि रक्तस्राव गंभीर और रक्तस्राव का जारी है तो ये श्रेयस्कर होगा। आपातकालीन कक्ष में जाना, सहायता के लिए एम्बुलेंस बुलाना, ये दोनों। लेक्रेशन, यदि घाव गहरा हो तो रक्तस्राव जल्दी हो रहा हो तो आप प्राथमिक चिकित्सा के रूप में कौन सा उपाय कर सकते हैं, तो ये सभी कर सकते हैं। शरीर में कील चुभ जाना किस प्रकार की चोट का उदाहरण है, ये अवल्सन का। उपचार में लगने वाले समय के आधार पर घाव कितने भागों में बांटा गया है, तीव्र एवं जीर्ण घाव में। जो घाव अनुमानित समय के बिना की जटिलता के ठीक हो जाते हैं वो कहलाते हैं तीव्र घाव। जैसे घाव जो जटिलताओं के साथ ठीक नहीं होते हैं वो जीर्ण घाव कहलाते हैं। फ्रेश इंजीनियरिंग किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये सभी के नाम से जाना। दबाव और कतरनी बल के कारण उत्पन्न होने वाला घाव कौन सा है, तो ये प्रेशर इंजुरी है। मधुमेह का अल्सर आमतौर पर कहा जाता है, तो ये कहलाता है पैरों में मधुमेह के अल्सर हो जाते हैं। कौन से घाव में मधुमेह के रोग के कारण नसों में परिसंचरण के परिवर्तन के कारण होते हैं, तो मधुमेह के अल्सर में क्या क्या शामिल होता है, तो ये न्यूरोपैथिक इस्केमिक और न्यूरेन इस्केमिक, ये सभी होते हैं। साफ या दूषित होने पर आधरा और पर घावों कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो ये 2 वर्गों में बांटा जाता है इसे। ऐसे घाव जिनमें अंतर कोई दूषित बाह्य सामग्री नहीं प्रवेश कर पाई होती है उसे कहलाते हैं वे साफ घाव। ऐसे घाव जिनके अंदर कोई संक्रमण या बाहरी से प्रवेश नहीं कर पाई होती हैं तो वे कहलाते हैं आपके संक्रमण बाहर से नहीं प्रवेश कर पाई होती है तो कहलाते हैं
तो ये साफ घाव ही कहलाएंगे, ये दूषित घाव क्यों कहलाएंगे? ये साफ घाव की 361 का भी साफ ही घाव है। मानव शरीर का वह घाव जिसमें बैक्टीरिया, धूल मिट्टी आदि कारण घुस गए हो हैं तो उसे दूषित घाव कहते हैं। आंतरिक घाव किन कारणों से होते हैं? तो आंतरिक घाव से इन सभी कारणों से होते हैं। बाहरी घाव किन कारणों से होते हैं? तो ये इन सभी होते हैं। इन सभी तुरंत लगाओ आंसर। बहुत 80% क्वेश्चन इन सभी प्रयुक्त सभी ये उत्तर होते हैं। कुंद आघात एवं अन्य सतहों के साथ घर्षण का भारी परिणाम होता है। गैरमर्मक घाव। खरोंच किस घाव का उदाहरण है? तो ये गैरमर्मक घाव का। मस्तिष्क घात किस प्रकार का घाव है? तो गैरमर्मक घाव। दैनिक जीवन में लगने वाली चोटें किस प्रकार की होती हैं? गैरमर्मक घाव। लोकरेशन किस प्रकार का घाव है? तो यह गैरमर्मक। अचानक लगने वाला सदमा किस प्रकार का घाव है? ये है आंतरिक। गैरमर्मक घाव में शामिल घाव कौन कौन से हैं? तो ये सभी होते हैं। खरोंच, चोटें, लैक्रेशन, मस्तिष्क। सर्जिकल घाव किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो सर्जिकल घाव मर्मक घाव में आता है। घाव के संक्रमण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो घाव वाली जगह को साबुन से और पानी से अच्छी तरह धो देना चाहिए। ये उपयुक्त सभी है इसमें तो उत्तर। यदि घाव वाली जगह पर मामूली दर्द हो तो किस दवा का प्रयोग करना चाहिए? तो एस्टामिनोफेन का प्रयोग करें। रक्तस्राव रोकने के लिए एबीसी नियम क्या है? तो ये तीनों है। ब्लीडिंग, अलर्ट, कंप्रेस। घाव पर पट्टी लगाने के पूर्व पट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक क्रीम का या एंटीबायोटिक मरहम का। कि रेबीज किन जानवरों के काटने से होता है? तो ये सभी के काटने से। कुत्ता, बंदर, बिल्ली। सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है? तो सीधे सीधे बात गर्दन में पाई जाती है। मानव शरीर में चौड़ी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये चौड़ी हड्डियां खोपड़ी, कंधा और पसलियों में पाई जाती हैं। बेतरतीब हड्डियां मानव में शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पंजा, रीढ़ तथा खोपड़ी में। किस प्रकार की हड्डी का आकार तिल के बीज की तरह होता है? तो ये है तिलाकार हड्डी। मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये स्तंभित तथा अनुबंधीय पंजर में बांटा जा सकता है। मतलब केंद्रीय और अक्षीय। अक्षीय। मानव शरीर के किन दो भागों में पाई जाने वाली अस्थियां समान होती हैं? तो हथेली और टखना। मानव शरीर का आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है। एक ही उत्पत्ति की संरचना कोशिकाएं आपस में मिलकर निर्माण करती हैं, जो ऊतक का निर्माण करती हैं। एक ही प्रकार की बहुत सारी ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का निर्माण इसके द्वारा होता है? तो अंग तंत्र का निर्माण एक ही प्रकार के तंत्रों द्वारा होता है। मानव शरीर में कंकाल तंत्र का उदाहरण है? तो अंग तंत्र है। टिश्यू ऊतक के उदाहरण हैं। ये सभी होंगे। अंग टिश्यू का उदाहरण है तो ये होगा समूह। हृदय जो पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। तो हृदय क्या है? एक अंग है। मानव शरीर के मुख्य अंगों के उदाहरण हैं ये सभी। मानव शरीर में कुल कितनी प्रणालियां पाई जाती हैं? तो 9 प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं। अस्थिपंजर प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो अस्थिपंजर प्रक्रिया का कार्य है सभी। हमारे शरीर का आधा वजन होता है मांसपेशियों का। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो सीधी सीधी बात 650। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 206 अस्थियां 206, मांसपेशियां 650। मानव कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य होता है? तो शरीर को सहारा देना, लीवर की भांति कार्य, ये सभी। मानव अस्थिपंजर मुख्य कार्य है? तो ये सभी। इसमें शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली लाल रक्त कणिका को निर्माण क्या करता है? ये हड्डियों की अस्थि मज्जा, जो लंबी हड्डियां होती हैं पैरों की, जो जांघों की, इसी में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन होती हैं? थायराइड ग्रंथि। अस्थिपंजर ढांचे का मुख्य कार्य क्या है? तो ये सभी। हड्डियों के वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण है? ये उनके आकार के ढांचे के आधार पर। मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों के प्रकार ये सभी। लंबी, छोटी, चौड़ी और बेतरतीब हड्डियां। ये तिलाकार हड्डियां विकसित होती हैं। तिलाकार हड्डियां विकसित होती हैं घुटने और चपनी और पिसी में। पिसी फॉर्म हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टखने में। सबसे लंबी अस्थियां बनी होती हैं ये एक सेप्ट एवं स्तंभ। किस प्रकार की हड्डी का सारा छिद तंतु जाल ढका रहता है लंबी हड्डियों का। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी हड्डियां लंबी होने हड्डियों का उदाहरण है? ये हैं ये सभी। लंबी हड्डियां सभी होती हैं। ट्यूमरस फिबुला, ह्यूमरस अल्ना। ह्यूमरस अल्ना होती है जो आपकी हाथों में होती है। फीमस टिबिया जांघ में होती है। और फिबुला टिबिया फिबुला ये
टखने और पंजे के बीच होती है। मानव शरीर में क्रेनियम अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो खोपड़े में पाई जाती है। मानव शरीर में देख टखने में पाई जाने वाली अस्थि नहीं है, तो कार्पल। अब यूनिट 2, निम्नलिखित में कौन सा संगठन व्यवसाय के स्तर पर एवरेज चाइल्ड लाइफ के फोकस करता है? तो ये है यूनिसेफ। मासिक धन प्रारंभ होने के कितने सप्ताह बाद हर स्त्री को डिम्बकोश से डिम्ब निकलता है? ये निकलता है 2 सप्ताह बाद। स्त्री को गर्भ ठहरना क्या क्या कहलाता है? तो ये है तो शुक्राणु डिम्ब के मिलने से ही गर्भ ठहरता है। गर्भ में लगातार बढ़ता हुआ शिशु क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिम्ब। भ्रूण को एक पूरे शिशु में बदलने में कितना समय लगता है? तो ये 45 सप्ताह लगते हैं। भ्रूण अवस्था के दौरान पूर्ण थैली से निकलने वाले द्रव का काम क्या है? बच्चे को हिलने डुलने में मदद करना। गर्भावस्था के दौरान पूर्ण थैली से निकलने वाला द्रव उपयोगी है, क्योंकि यह इन सभी कारणों के लिए उपचारित है। तो छठवें में भी ये सभी उत्तर होगा और 7वें में भी ये सभी उत्तर होगा। प्रसव पीड़ा के समय भ्रूण द्रव का मुख्य कार्य क्या है? तो ये सभी।